नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें कि मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में और राजस्थान के बारे में प्रेडिक्शन की है कि वहां पर कौन सी पार्टी जो है चुनाव जीत सकती है, तो इस वीडियो को ख़त्म होते ही जो है आप उनको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको थोड़ी सी इनसाइड नॉलेज मिल सके कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कौन सी पार्टी जीत रही है, कहाँ पे कमल खिल रहा है और कहाँ पर जो है हाथ का जो है वो पंजा जो है वो बाजी मार रहा है। अब ये जो वीडियो है दोस्तों, ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ तेलंगाना के बारे में और अपना मिजोरम के बारे में। मिजोरम में कौन जीत सकता है और तेलंगाना में कौन जीत सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं शुरुआत करता हूँ तेलंगाना से। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि तेलंगाना में तकरीबन 119 सीटें हैं। 119 सीटों पर वहाँ पर जो है चुनाव हुआ था। उसमें दोस्तों अगर मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं, हालांकि मैंने इस बार जो है जैसे मैंने पहले किया था अलग अलग डिवीजन, मतलब अलग अलग रीजन्स में मैंने डिवाइड करके जो है बताया था कि किस रीजन में किसको कितने वोट मिले, किस पार्टी को। तो इसमें दोस्तों मैं वो रीजन वाइज तो जो है नहीं करके लाया हूं, पर जितना जितना जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज है दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वोटिंग परसेंटेज बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो BRS है, अब तो BRS है, पहले TRS होती थी, उसका लोग जो हैं 10 साल की सरकार से मेरे ख्याल से तो उकता चुके थे। वो इस सरकार को चेंज करना चाहते थे। अब उसके पास चेंज करने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो कि था कांग्रेस का। क्योंकि बीजेपी दोस्तों वहाँ पे हम सबको पता है कि वहाँ पे मजबूत नहीं है। अगर पूरे उसकी बात की जाए अपनी साउथ इंडिया की, तो सिर्फ कर्नाटका ही एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कि बीजेपी जो है वो स्ट्रांग है। हाँ, लोकसभा की अगर बात की जाए तो वहाँ पे तेलंगाना की जो है तकरीबन 4 MPs जो हैं वो तेलंगाना से ही आते हैं बीजेपी के। परंतु विधानसभा में दोस्तों क्योंकि लोकल मुद्दे होते हैं और आपको वहाँ पे लोकल लीडर्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे बीजेपी अपना कैडर अभी तक उस तरीके से खड़ा नहीं कर पाई है जैसे कि उसने कर्नाटका में खड़ा कर रखा है, या उत्तर भारत के, या अपने वेस्टर्न भारत के, या बाकी इलाकों में उसके जो कैडर है वो कैडर जो है वो तेलंगाना में खड़ा नहीं कर पाई है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है वहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव बन सकती थी TRS सरकार का। हालांकि बीजेपी ने प्रचार तो बहुत किया लेकिन बहुत लेट भी किया। वहाँ पे JP नड्डा भी गए, वहाँ पे अमित शाह भी गए, वहाँ पे अपने मोदी जी भी गए, वहाँ पे तिरुपति मंदिर में भी अपने मोदी जी गए वहाँ पे दर्शन करने के लिए। बट उसका कोई असर दोस्तों मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है वहाँ पे। तो अब दोस्तों मैं शुरू करता हूँ वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से। BRS को दोस्तों जो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से जो वोट्स मिलेंगे, वो मेरे हिसाब से दोस्तों उनको वोट्स मिलेंगे तकरीबन 33 से 34% के बीच, यानी कि आप मान सकते हैं 33.5% के करीब। कांग्रेस को दोस्तों जो वोट मिलेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा कि BRS की 10 साल की सरकार को वो चेंज करके देखना चाहते थे कि और दूसरी सरकार क्या कर सकती है, तो उनको वोट मिलेंगे दोस्तों 44% के करीब। AIMIM, इसको दोस्तों वो मुस्लिम बहुल इलाकों में ही लड़ती है, वहाँ पे उसको जो वोट्स मिलेंगे उसकी परसेंटेज के हिसाब से उसको तकरीबन वोट मिलेंगे 5% के करीब। और बीजेपी को दोस्तों पूरे राज्य में उन्होंने पूरे 119 सीटों पर जो है वो लगभग चुनाव लड़ा था, उनको जो वोट्स मिलने की उम्मीद है वो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 7%। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो बीजेपी वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे वोट्स भी जो है उनको ये 6 से 7% ही मिलेंगे। अब इनको अगर दोस्तों सीटों में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो BRS को जो है उनकी सरकार जाती हुई साफ नज़र आ रही है। उनको 38 से 50 सीटें तक मिलने की उम्मीद है। एवरेज अगर मैं करूं तो 44 सीटें उनको मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को दोस्तों यहां पे 60 से 75 सीटें मिलने की उम्मीद है, यानी कि एवरेज करूं तो 67 सीटें, मतलब कि 119 में से आपको 60 सीटें चाहिए आपकी सरकार बनाने के लिए, जो कि मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अचीव कर लेगी। सिंपल मेजॉरिटी ही होगी लेकिन वो अचीव कर लेगी। 60 से लेके 75 सीटों के बीच में कहीं पे भी कांग्रेस जो है जीत सकती है। एक दोस्तों हो सकता है कि शायद अंडर करंट भी हो कांग्रेस को लेके, वहां पे कांग्रेस को लेके नहीं, मतलब BRS को अभी जो उनकी सरकार है उसके अगेंस्ट जो है वो एक अंडर करंट था, जिसको कि क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं, चलिए जाने दीजिए।
AIMIM को दोस्तों 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि उनको तकरीबन एवरेज करें तो 6 सीटें, और बीजेपी को वहाँ पे 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। एवरेज करें तो दोस्तों वही 3 सीटें होती हैं वहाँ पे। अब दोस्तों एक जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगता है BRS का हारने का वहाँ पे, वो है कि किसी एक टाइम पे जैसे कि मोदी जी ने भी कहा था, पहले तो वो बिल्कुल एकदम बीजेपी के अगेंस्ट थे, उसके बाद वो जाके बीजेपी से दिल्ली में मिलने भी गए, बीजेपी में मतलब एनडीए में शामिल होने के लिए। जब एनडीए ने उनको शामिल नहीं किया, बीजेपी ने एनडीए में शामिल नहीं किया, तो वो फिर से एक बार पलट के जो है वो थर्ड अलायंस की तरफ उन्होंने रुख करना शुरू करा, और उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ ही दिया कि भैया मैं ठीक है तेलंगाना में ही ठीक हूँ। तो वो ना ढंग से जो है वो नेशनल लेवल के नेता बन पाए, और ना ही जो है वो ढंग से अपनी राजनीति कर पाए। हालांकि उन्होंने योजनाएं वहाँ पे बहुत अच्छी चला रखी हैं, वहाँ की जनता उनसे खुश भी थी, लेकिन एक वो हाँ एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं ना, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वहाँ की जनता को ये लग रहा है कि यार बहुत हो गया, 10 साल हो गए, अब चेंज करके देखा जाए कि देखते हैं कांग्रेस क्या कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी तो वहाँ पे मतलब कैडर उनका था ही नहीं, तो इसलिए वो वहाँ पे कोई खास नहीं कर पाई है। तो तेलंगाना का दोस्तों जैसा कि मैंने कहा BRS की सरकार बिल्कुल जाते हुए दिख रही है, कांग्रेस वहाँ पर आते हुए दिख रही है। ये चीज़ क्लियर कट है दोस्तों, यहाँ पे कांग्रेस को परेशानी नहीं होने वाली, उनकी यहाँ पर सरकार तेलंगाना में बन रही है, ये पक्का है। अब दोस्तों चलते हैं मिजोरम की तरफ। मिजोरम में दोस्तों 40 सीटें हैं विधानसभा की। यहाँ पे अभी तक जो है MNF जो है वो यहाँ पे राज कर रही थी, पर यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो एक जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई थी ना, वैसे ही यहाँ पे एक है ZPM पार्टी, जोराम पीपल्स मूवमेंट। इस पार्टी के लोग पिछली बार जो है वो इंडिपेंडेंटली लड़के जो है जीते थे, उनके आई थिंक तकरीबन 9 के करीब जो है वो इंडिपेंडेंटली लड़के आए थे। ये जो पार्टी जो एस्टेब्लिश हुई ना दोस्तों, ये करी है वहाँ के एक IAS ने, वो 1984 के बैच के जो हैं IAS हैं, माफ़ कीजिएगा नाम मैं उनका भूल रहा हूँ। उन्होंने अपने जितने भी ग्रुप के लोग थे उनके साथ मिलकर जो है ये पार्टी एस्टेब्लिश की है। तो ZPM जो है दोस्तों वो यहाँ पे जो है आती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे ZPM जो है, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करूँ दोस्तों, तो तकरीबन 38% वोट जो है वो ZPM अकेले लेके जा रही है। MNF यहाँ पे जो है तकरीबन 22% वोट लेके जा रही है। कांग्रेस यहाँ पर दोस्तों 20% वोट लेके जा रही है, और बीजेपी यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 3% वोट लेके जाएगी। सीटों में अगर कन्वर्ट करूँ दोस्तों, तो ZPM जो है वो यहाँ पे आराम से सरकार बना रही है, उनको 28 के करीब सीटें जो है यहाँ पे मिल रही हैं, मतलब 25 से लेके 31 के बीच में जो है उनकी सीटें आ रही हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए एक तरह से 2/3 के करीब से भी ज़्यादा सीटें, 70% सीटें वो लेके यहाँ पे जा सकते हैं। MNF जो है दोस्तों वो यहाँ पे 10 सीटों तक सिमट जाएगी, हो सकता है 10 के नीचे भी आ जाए। कांग्रेस को यहाँ पे जो है वो 5 से 6 सीटें ही मुश्किल से मिलेंगी, और बीजेपी यहाँ पे जो है शायद ही खाता खोल पाए, बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो उसको शायद 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू जोराम पीपल्स मूवमेंट। 100% मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पीपल्स का मूवमेंट आ चुका है, और ZPM जो है यहाँ पे सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उसको तकरीबन 28 सीटें मिलने की उम्मीद है, 25 से लेके और 32 के करीब तक उसको सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये था सभी 5 जो है राज्यों का विश्लेषण। इसके लिए 5 राज्यों का विश्लेषण करने में ही दोस्तों जो है मेरे को 4 वीडियो बनाने पड़े, अदरवाइज नहीं तो एक ही वीडियो जो है तकरीबन वो 1 घंटा लंबा हो जाता। आप लोगों को भी देख के जो है वो थोड़ी बोरियत हो जाती कि ये इसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, इतना लंबा वीडियो कौन बनाता है। तो इसलिए मैंने दोस्तों 4 अलग अलग वीडियो बना दिए हैं। अब दोस्तों 3 तारीख को जब रिजल्ट्स आएंगे तो शाम के करीब मैं फिर से कोशिश करूंगा कि मैंने जो प्रिडिक्शन करी थी सभी 5 राज्यों की, उसमें मैं कितना सच हुआ, कितना मेरा सही हुआ, और गलत हुआ तो क्या गलत हुआ, कौन सी जो पार्टी है वो किस जगह जीती, कौन सी पार्टी किस जगह हारी। ये पूरा विश्लेषण जो है मैं आपको 3 तारीख की शाम को लेकर आऊँगा, नहीं तो 4 तारीख की सुबह तो मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा।
कोशिश करूँगा कि वो भी जो है मैं दोबारा से जो है वो 3 से 4 वीडियो में आप लोगों को बता सकूं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा विश्लेषण करना जो है दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। तो अभी के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बस दोस्तों अब अपनी वाणी को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।